छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस के लिए मंत्रियों की क्लास लगाई जाएगी। नीति आयोग के सीईओ वीबी सुब्रमण्यम टिप्स दे रहे हैं। एक्सपर्ट सरकार में गुड गवर्नेंस की टिप्स देंगे। सीएम विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम मौजूद हैं। तो विकसित छत्तीसगढ़ के 10 साल के विजन पर चर्चा की जा रही है। गुड गवर्नेंस के लिए मंत्रियों की क्लास लगाई जा रही है। नीति आयोग के सीईओ वीबी सुब्रमण्यम टिप्स दे रहे हैं मंत्रियों को और एक्सपर्ट सरकार में गुड गवर्नेंस की टिप्स देंगे। सीएम विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। तो बता दें, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री मौजूद हैं इस शिविर में। और आपको बता दें, 10 साल के विजन पर चर्चा हो रही है। तो विकसित छत्तीसगढ़ कैसा होगा आने वाले 10 सालों में, इस विजन पर चर्चा की जा रही है और गुड गवर्नेंस की क्लास छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की लगाई जा रही है। तो एक्सपर्ट सरकार में गुड गवर्नेंस की टिप्स दे रहे हैं। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। संवाददाता रोहित मिश्रा रायपुर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, 10 साल के विजन पर चर्चा की जा रही है, टिप्स भी दी जा रही है। कब तक ये प्रशिक्षण शिविर कह लीजिए, कब तक क्लास लगेगी छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की? बिल्कुल, देखिए, क्लास आज शाम 6:15 तक लगेगी, लेकिन वर्तमान समय पर छत्तीसगढ़ के 10 साल के विजन पर चर्चा की जा रही है। नीति आयोग के सीईओ हैं सुब्रमण्यम जी, उनकी तरफ से इस पे व्याख्या दी जा रही है, जिसपे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम बड़े मंत्री मौजूद है। उसी स्थल पे मौजूद तो दिखाता हूं मैं आपको कि किस तरह से ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, IIM है, यहाँ पर जो है वो 10:15 से शिविर की शुरुआत कर दी गई है, जिसपे दोनों ही उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, उनके साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी शामिल है। इसके अलावा सरकार के जो नए और पुराने मंत्री हैं, जिन्हें कई सालों का अनुभव है, जैसे इसकी राम विचार नेता, वो भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा नए मंत्री बनाए गए हैं लक्ष्मी राजवाड़े और श्याम विहारी जायसवाल, वो तमाम लोग मौजूद है। और यहाँ पर जो है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगामी समय पे जब सरकार 4 तारीख के बाद आदर्श आचार संहिता खत्म होगी, तो उसके बाद किस तरह से कामकाज करना है और सुशासन की दृष्टि पर जो विधानसभा में वादा किया गया था विष्णु का सुशासन, उस सुशासन की दृष्टि पे किस प्रकार से काम करना है, उसको लेकर यहाँ पे टिप्स दी जाएगी। इसके बाद 11 बजे से दूसरा व्याख्यान शुरू होने वाला है, जिस पर जो है वो स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा होने वाली है। वहां पे दिल्ली से एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, वो स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये चिंतन शिविर जो है वो आयोजित किया गया है, नाम चिंतन शिविर दिया गया है, जिसपे तमाम छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर्स जो है वो शामिल है, मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग शामिल है। तो देखिए, कई सारे विषय है, आज कई सारे विषय है जिस पर व्याख्या होने वाली है। कल अगर की बात करें तो कल जो RK मिंज है, SP है, उनकी तरफ से जो योगाभ्यास है, योगाभ्यास के साथ में जो कल शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा कई और वित्त प्रबंधन से जुड़े हुए, सरकार के मैनेजमेंट से जुड़े हुए, वो तमाम चीजों को लेकर जो बारीकियां जो आगामी समय पर मंत्रियों की मदद कर सकती है बेहतर सुशासन के साथ सरकार चलाने पे, वो तमाम चीजों को लेकर जो है वो टिप्स दी जा रही है। शुरू हो गया है और शुरू होने के बाद में 6:15 पे ये चिंतन शिविर आज खत्म होगा और कल सुबह 9 बजे से फिर इस चिंतन शिविर की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल रोहित, आज के कार्यक्रम आपने बताया कि फिलहाल तो देखिए टिप्स दिए जा रहे हैं, अगले 10 सालों का विजन को लेकर भी चर्चा की जा रही है। कल किस तरह के कार्यक्रम होंगे, कल क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा रोहित? देखिए, योगा के साथ कल की शुरुआत होने वाली है, जिसपे कल वित्तीय प्रबंधन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो योजनाओं के क्रियान्वयन है, उस क्रियान्वयन को किस तरह से किया जाए कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति बचा हुआ है, समाज पे बैठा हुआ है, उस तरफ तक योजना किस प्रकार से पहुंचे, उसका असर उस पर किस प्रकार से हो, और वो जो धरातल पे एक कहते हैं ना कि जो तमाम चीजें हैं वो पहुंचे, सरकार ये मैनेजमेंट करती है, तो उसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी। कल 2 बड़े विषय जो है वो शामिल किए गए हैं, जिसपे योजनाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से रखा जाए, क्योंकि एक बजट का सीमा होती है, सरकार के पास भी बजट की सीमा होती है, तो उस बजट की सीमा पर बेहतर ढंग से किस तरह से योजनाएं बनाई जाए, बजट पे जो विभाग है वो काम किया जाए, वो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे संबोधन हो रहा है। कल भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको संबोधित करते हुए आएंगे। तो निश्चित तौर पर क्लास लगी हुई है और इस क्लास का असर आगामी समय पर जब नई योजनाएं बनेंगी, उनका क्रियान्वयन होगा, उस पर दिखता हुआ नजर आएगा। और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ध्यान कक्ष में पीएम मोदी मौन हैं। प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा के दौरान किसी से बात भी नहीं करेंगे। पीएम मोदी की साधना 45 घंटे चलेगी। इस 45 घंटे के कठोर ध्यान में ना तो वो अन्न ग्रहण करेंगे, ना ही किसी से
बात करेंगे। कठोर साधना में प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर सिर्फ नींबू पानी का सेवन ही करेंगे। वो सिर्फ तरल आहार लेने वाले हैं। वो 1 जून तक ध्यानमग्न रहेंगे। मोदी उसी जगह पर ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी गुरुवार की शाम कन्याकुमारी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। तो विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे का ध्यान कर रहे हैं पीएम मोदी। रतलाम संसदीय की सैलाना विधानसभा से निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सीएम मोहन यादव को एक खत लिखा है, जिसमें विधायक कमलेश्वर डोडियार ने गांव केलकच बाजना में मोबाइल टावर लगवाने के लिए एक पत्र लिखा और पत्र में पीएम मोदी की डिजिटल योजना का हवाला भी दिया। साथ ही मोबाइल नेटवर्क न होने से ग्रामीण जनता को सरकारी योजनाओं से अनजान होना बताया है। तो विधायक कमलेश्वर डोडियार ने खत लिखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को और इस खत में उन्होंने नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में गुरुवार को भीषण गर्मी रही। प्रदेश के कई प्रमुख शहर लू की चपेट में रहे। गर्म हवा के थपेड़े दिन भर झुलसाते रहे। छत्तीसगढ़ में गर्मी इतनी बढ़ रही है कि यहां गर्मी के चलते स्कूलों में समर कैंप भी स्थगित कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने समर कैंप तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए हैं। तो तप रहा है छत्तीसगढ़ और समर कैंप भी स्थगित कर दिए गए हैं क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में समर कैंप भी स्थगित कर दिए गए। इधर खरगोन में पति पत्नी के विवाद में पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पत्नी ने अपनी 2.5 महीने की बेटी को परिजनों के पास छोड़ा और पति की मौत के कुछ घंटों बाद ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और कार्रवाई में जुट गई है। तो पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति की मौत हुई और उसके बाद पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया। भदभदा बस्ती के परिवारों को नगर निगम द्वारा कलखेड़ा आवासीय परियोजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं। इसलिए नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने हितग्राहियों से कहा है कि वो जल्द से जल्द मार्जिन मनी और शेष राशि जमा कराएं। यहां प्रथम आओ प्रथम पाओ के तहत आवास आवंटित किए जाएंगे। बता दें कि भदभदा बस्ती में 386 आवासों को एनजीटी के आदेश पर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया था। इस दौरान परिवारों को आर्थिक सहायता देते हुए आवास दिलवाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन उनको अब तक आवास नहीं मिले। इससे हाल ही में मलबा हटाने पहुंचे निगम अमले को रोककर विरोध किया था। भोपाल की भदभदा बस्ती पर गिराई गई अवैध झुग्गियों के जो मलबे हैं अब उनके हटाने का कार्य जारी है, लेकिन मलबे को हटाए जाने को लेकर जो विस्थापित लोग हैं वो अब विरोध भी कर रहे हैं और अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। विस्थापितों का कहना है कि हमें जो वादे किए गए थे, यानी आवास देने को कहा गया था, जमीन देने को कहा गया था, लेकिन वो नहीं दिया गया। यही कारण है कि वो चाहते हैं कि जहां पर मलबे हैं वहां पर जाकर बैठे और मलबे को हटाने न दे। लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो है सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दिया है और ये जो भदभदा बस्ती के अंदर रोड जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और साथ में जो लोग अंदर जाना चाहते हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। कुछ लोग यहाँ पर महिलाएं हैं जो अंदर जाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन अंदर उनको नहीं जाने दिया गया। मैं इनसे बातचीत भी करूंगा कि ये क्यों अंदर जा रहे थे। डीपीएस रहते, मजदूरी कराते ना। अंदर ये आपकी बस्ती थी क्या? नहीं, हाँ पहले थी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर आकर ये कह रहे हैं कि हमें जो है आवास देने का वादा किया गया था, आवास नहीं दिया गया। नगर निगम ये कह रहा है कि मार्जिन राशि जो है वो जमा कीजिए और पहले आओ पहले पाओ के तर्ज में आवास लीजिए। 1 लाख रुपए भी उस वक्त दिया गया था उन लोगों को जिनकी झुग्गियाँ गिराई गई थी और कुछ वादे किए गए थे, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। यही कारण है कि जो लोग हैं, जो विस्थापित हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए, हमारे जो जहां पर घर थे उस मलबे को ना हटाया जाए जब तक हमारी जो मांग थी उसे पूरा न किया जाए। जहां पर बस्तियां थी वहां पर लेवल किया जा रहा है और मलबे को नगर निगम के द्वारा बाहर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।
इधर भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 250 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों की लिस्ट बना ली गई है, जिनको अब नोटिस देने की तैयारी है। तो वहीं कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही प्रशासन का बुलडोजर अवैध कॉलोनियों पर चलेगा। 250 कॉलोनियों के और प्रकरण हमारे पास आ गए हैं और उन 250 कॉलोनियों में भी हमारे अभी अंतरिम आदेश जारी होने जा रहे हैं। जो लोग परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भटकना ना पड़े और उनकी परमिशन बहुत स्मूथ और बहुत फास्ट और बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि अवैध कॉलोनी के 2 ही रीज़न है। एक तो लोग गलत तरीके से काटते हैं कि और फिर जो वहाँ ख़रीदता है उसे तकलीफ होती है, और दूसरा कई बार अगर परमिशन में थोड़ी बहुत डिले होती तो भी आदमी सोचता है कौन परेशान हो, तो उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी केस हो। तो इन दोनों फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। बलरामपुर में हुई घटना को लेकर मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन घटना के संबंध में भटकाने का काम किया जा रहा है। इसके चलते लोगों ने निष्पक्षता के साथ जांच करने की मांग की। तो वहीं चिंतन शिविर पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि ये शिविर रोड मैप तैयार करने के लिए और छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए रखा गया है। वहीं मंत्री नेताम ने साय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 महीने में ही साय सरकार की पोल खुल गई है। हत्याकांड पर बयान भी उन्होंने दिया। बलरामपुर की जो घटना हुई है, जिसमें एक लड़का एक लड़की की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, और इस संबंध में स्वाभाविक है कि लोग उद्वेलित होंगे। उन परिजनों को उस जांच से अभी तक संतोष नहीं हुआ है। आज फिर हमने बात किया है लोगों से कि इसमें किस स्तर की जांच चाहते हैं, वो भी मेरे ओर से प्रयास होगा। लोगों के जन कल्याणकारी जितने भी योजनाएं चल रहे हैं, उस योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन कैसे हो सके, इन सभी मुद्दों को लेकर के एक तरह से चिंतन शिविर के साथ साथ तमाम सारे विषयों पर डिस्कस होने हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित ही हम सबके लिए एक पाथेय होगा और उपयोगी सिद्ध होगा। नरसिंहपुर जिले की करेली नगर पालिका में प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बता दें कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके चलते परिक्षेत्र में आने वाले ब्रिज के नीचे जो अतिक्रमण था उस पर नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया और कार्रवाई की है। जैसा कि हमारे जिले में नरसिंहपुर में कल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, उसी प्रकार आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में नगरपालिका करेली में भी आज बर्मान चौराहे एवं नरसिंह घाट के सामने जो फ्लाईओवर के नीचे जो अतिक्रमण किया गया था लोगों द्वारा, उसको हटाया गया है आज, और हमारा ये अभियान यथावत आगे भी चलता रहेगा। गरियाबंद की देवभोग पुलिस ने उड़ीसा सीमा पर फिर 2 गांजा तस्करों को दबोचा। सूचना पर खुटगांव चेक पोस्ट के पास पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को रोककर पूछताछ की। जांच में पुलिस ने करीब 2 लाख का गांजा बरामद किया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की और आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई की है। शारजाह से आ रहे एक यात्री के पास से सोना बरामद किया। यात्री के चार्जर से ये सोना बरामद किया गया। यात्री शारजाह से एयर इंडिया की फ्लाइट से इंदौर आया था, जिसके बाद सूचना के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ा। बता दें कि सोने को अधिकारियों की नज़रों से बचाने के लिए उस पर रेडियम की पॉलिश की गई थी। खास बात यह है कि जिस एयरपोर्ट में सोना छिपाया गया था वो चालू थे। कस्टम विभाग ने 80 ग्राम सोने के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए हैं। यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। उज्जैन के परम धाम आश्रम के स्वामी के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने महंत सुरेशानंद को गिरफ्तार कर लिया। महाकाल पुलिस ने आरोपित महंत को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश जारी हो गए। पुलिस मामले में एक और आरोपी की तलाश में जुटी है। मामला 2023 का है, जहां एक आश्रम पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में सुरेशानंद ने अपने साथी के साथ मिलकर एक अन्य संत को धमकाया था।
परमधाम आश्रम के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये यहाँ पे एक संत थे बोधानंद जी, जिनका इसके पड़ोस में होटल संचालक के साथ में विवाद हुआ था, जिसमें भी एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद संपूर्णानंद जी महाराज, जो कि इसके संरक्षक थे, वो यहाँ पर आए और बोधानंद जी को आश्रम से हटाया गया था और एक अन्य संत को वहाँ पर बैठाया गया था। अब चूँकि सुरेशानंद जी काफ़ी दिन से फरार थे, आज पुलिस ने उनको पकड़ा है और माननीय न्यायालय के आदेश से उन्हें भैरवगढ़ जेल दाखिल करवाया है।